हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तिज ऑल केमिस्ट्री। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर कोलॉइडल स्टेट का बाकी का पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कोलॉइड्स होता क्या है, कोलॉइड्स की डेफिनेशन क्या है एंड उसका क्लासिफिकेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स को फिनिश किया था। तो आज हम उसी को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, वो हम लोगों ने पढ़ा था जो आपका सॉल्यूट्स होते हैं या जो उसमें आपके पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल के साइज के बेस पर, और जो आपका डिस्पर्जन फेज है, डिस्पर्जन मीडियम है, उसके बेस पर हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा था कि कितने टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स होते हैं। तो स्टूडेंट, हमने देखा था कि जो आपका क्लासिफिकेशन था उसमें हमने क्या देखा था कि डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम दोनों के बेस पर आपके टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो स्टूडेंट, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने 8 टाइप्स का पढ़ा था डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के अकॉर्डिंग। तो उसमें 8 टाइप्स कौन कौन से थे स्टूडेंट्स? पहली आपकी क्या थी स्टूडेंट? पहली आपकी थी यदि डिस्पर्जन फेज आपकी सॉलिड हो और आपका मीडियम क्या हो, लिक्विड हो, फिर आपका सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो। फिर आपकी डिस्पर्जन फेज आपका क्या हो, लिक्विड हो, और इधर मीडियम क्या हो बेटा? उधर मीडियम आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लास्ट में बेटा आपका डिस्पर्जन फेज क्या थे? गैस थे, और उसके डिस्पर्जन मीडियम क्या थे बेटा आपके? उसके सॉलिड एंड लिक्विड थे। तो बेटा हमने लास्ट वीडियो में जो कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन था वो हमने 8 टाइप का पढ़ा था। किसके बेस पे? डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बेस पे। तो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। उस टाइप में क्या है? उस टाइप में हमें ये देखना है कि जो आपका डिस्पर्जन फेज है एंड डिस्पर्जन मीडियम है, दोनों के इंट्रैक्शन के बेस पर। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन of colloids, है ना बेटा? according to dispersion phase and dispersion medium, राइट स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, हम क्या देखेंगे कि हम जो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कोलॉइड्स का, वो किसके अकॉर्डिंग होगा? वो आपके अकॉर्डिंग होगा डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। वो कैसे होगा बेटा? देखिए, यदि डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में इंट्रैक्शन और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो बेटा वो आपका होगा लियोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। यदि डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम में इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, तो बेटा वो आपका होगा लियोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, इस बेस पे हम देखते हैं, तो इसको हम नॉर्मली हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में कहते हैं द्रव स्नेही कोलॉइड या द्रव विरोधी कोलॉइड। तो स्टूडेंट, द्रव स्नेही, द्रव से नाम से लग रहा है द्रव स्नेही, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव में मिलाने पर उनके साथ आसानी से कोलॉइडी विलयन बना लेते हैं, उनको हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलॉइडी विलयन। और बेटा द्रव विरोधी क्या होते हैं? तो इसका डेफिनेशन हम देंगे कि ऐसे पदार्थ जो किसी द्रव के साथ मिलाने पर या उनके साथ शेक करने पर, हिलाने पर इजीली कोलॉइडी विलयन नहीं बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं द्रव विरोधी कोलॉइडी विलयन। तो स्टूडेंट, तो डिपेंड होता है कि डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ये दोनों जो दोनों इसके आपके कोलॉइड्स के आपके कंपोनेंट्स हैं, तो इनके आपस में इंट्रैक्शन के बेस पर ये आपका 2 टाइप्स का हो जाता है। कौन सा? एक तो आपका लियोफिलिक और दूसरा आपका लियोफोबिक। लियोफिलिक को हम कहते हैं द्रव स्नेही कोलॉइड और लियोफोबिक को कहते हैं हम द्रव विरोधी कोलॉइड, राइट स्टूडेंट? तो हम क्या देखते हैं स्टूडेंट कि हमारा द्रव स्नेही द्रव विरोधी कोलॉइड की डेफिनेशन क्या हो गई? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जब आपने किसी भी पदार्थ को लिया और उसको द्रव में ऐड किया, द्रव में मिलाया और थोड़ा सा आपने उसको शेक किया, शेक करने पर वो ईजिली कोलॉइडी विलयन नहीं बना पा रहा है, तो वो आपका हो गया द्रव विरोधी कोलॉइड।
और द्रव स्नेही क्या होता है स्टूडेंट्स? द्रव स्नेही वैसे पदार्थ जब किसी द्रव के साथ हम मिलाते हैं, उनको शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो स्टूडेंट होता क्या है, वो कोलाइडी विलयन बना लेते हैं इजीली, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज हम इसके टाइप। तो पहला हमारा क्या है? अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन याद रखना स्टूडेंट, जो आपके ईजिली वाटर के साथ या किसी भी लिक्विड्स के साथ में ईजिली कोलाइडी विलयन बनाएंगे तो उसमें इंट्रैक्शन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। किस किस के बीच में? डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, तो वो इजीली कोलाइडी विलयन बनाएंगे। यदि डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन आपका बहुत कम और ना के बराबर होगा तो वो कोलाइडी विलयन नहीं बनाएंगे। तो स्टूडेंट इस बेस पे हम स्टार्ट करते हैं। इसकी फर्स्ट टाइप जो है आपकी लियोफिलिक, लियोफिलिक, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन, राइट स्टूडेंट्स? ओके, तो लियोफिलिक में हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? तो उसमें क्या लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो द्रव के साथ मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहलाते हैं वो आपके? द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं, राइट स्टूडेंट्स? तो हमने क्या देखा कि जो आपके द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे पदार्थ जो द्रव के साथ मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें हम द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। और इस टाइप के कोलाइडी विलयन में जो एक डिस्पर्जन फेज आपका और डिस्पर्जन मीडियम होता है, उनके बीच में बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन और अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट बेटा आपका लियोफोबिक, राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्या है बेटा आपका? लियोफोबिक। लियोफोबिक जो इसका विरोध करते हैं, मतलब इससे आप इसको मिलाएंगे तो प्रॉपरली मिलेंगे नहीं, बट इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन। तो बट इसमें क्या होगा? नॉर्मली इसमें हम इसी में थोड़ा चेंज कर देते हैं कि ऐसे पदार्थ जो द्रव के साथ मिलाने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, आसानी से कोलाइडी विलयन क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं, कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं, राइट स्टूडेंट? अब हम क्या देखेंगे इसमें कि जो आपका इसमें जो इस टाइप के कोलाइडी विलयन में होगा क्या कि जो आपका डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन इंट्रैक्शन बहुत कम होगा, ना के बराबर होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन या लियोफोबिक से बोलेंगे हम क्या? लियोफोबिक कोलाइडी विलयन, राइट? तो बेटा ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम इंट्रैक्शन, यानी जो डिस्पर्जन फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का इंट्रैक्शन होता है उसके बेस पे आपका कोलाइडी विलयन 2 टाइप्स का हो गया। बेटा लियोफोबिक में कौन कौन से कोलाइडी विलयन होते हैं आपके? जैसे नॉर्मली सारे आपके मेटल्स के जो सॉल्स होते हैं, ठीक है, मेटल सल्फाइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड होते हैं, जो उनके सारे सॉल हैं, सॉल्यूशंस हैं, वो हम लियोफोबिक में बनते हैं वो आपके, ठीक है। अब बेटा द्रव, अब बात आती है कि प्रिपरेशन, कि हम लोग कोलाइडी सॉल्यूशन बनाते कैसे हैं, उसकी प्रिपरेशन क्या है। तो बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स या प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो बेटा इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखते हैं कि आपका नॉर्मली कि जो आपका देखो लियोफिलिक में तो नॉर्मली आपका हिलाने पर शेक करने पर कोलाइडी सॉल्यूशन बन रहा है, लेकिन आपका जो लियोफोबिक है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, उसमें
उसमें क्या होता है, उसमें आपका आसानी से हम किसी पदार्थ को मिलाते हैं तो वो नहीं बन रहा कोलाइड विलेन। तो इसके बनाने की विधियां हम पढ़ेंगे द्रव विरोधी। इसे हम कैसे बनाएंगे, जो तो आसानी से बन रहे हैं उन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो बन ही जाएंगे, लेकिन जो द्रव विरोधी कोलाइड विलेन है यानी लियोफोबिक आपके हैं वो आसानी से नहीं बनेंगे। तो उसको बनाने के लिए हम इसके कुछ मैथड, कुछ प्रिपरेशन पढ़ेंगे जिनसे हम क्या बनाएंगे, कोलाइडी विलेन या कोलाइडल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हम डालते हैं नेक्स्ट, क्या डालते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडी विलेन। राइट स्टूडेंट्स, तो प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडी विलेन में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि उसमें कैसे हम प्रिपेयर करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन को, कौन कौन से मेथड हैं हमारे उसमें, ठीक है, और कितने मेथड हैं, ठीक। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें मेथड के बाद पढ़ेंगे बेटा इसका प्यूरिफिकेशन, कि जब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बना के तैयार कर लिया तो उसको हम प्यूरिफाई कैसे करेंगे, ठीक है, उसको शुद्ध कैसे करेंगे। तो उसको प्यूरिफाई करने के भी हमारे पास मेथड्स हैं। तो जो मेथड्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है बेटा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं वही आपको यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट होता है बेटा, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स। राइट स्टूडेंट्स, प्रिपरेशन ऑफ क्या है हमारा, कोलाइड्स, ठीक है। तो नॉर्मली प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम कोलाइड्स का, तो हम यहाँ पर करेंगे बेटा लियोफोबिक कोलाइड्स का प्रिपरेशन, ठीक है। किसका करेंगे, लियोफोबिक। नॉर्मली हम जानते हैं बेटा कि लियोफिलिक क्या होते हैं, लियोफिलिक कोलाइड आपके क्या करते हैं, लियोफिलिक कोलाइड ईजिली आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। लेकिन जो आपके लियोफोबिक होते हैं, क्या होते हैं स्टूडेंट्स, लियोफोबिक कोलाइड्स आपके ईजिली सॉल्यूशन नहीं, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ओके बेटा। अब देखो बेटा, नहीं बनाते हैं सॉल्यूशन ये, तो इनके बनाने की विधि पढ़ेंगे हम। जो विधि पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की विधि, ठीक है। तो लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की विधि, क्योंकि लियोफिलिक तो आप इजीली बना लेते हैं कोलाइडल विलेन, कुछ इनको हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो लियोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कैसे बनेंगे, वो आसानी से विलेन नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके हम क्या पढ़ेंगे, बनाने के मैथड। तो बेटा सबसे पहले इसका मैथड है हमारा, वो है डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है बेटा। डिसइंटीग्रेशन मेथड में क्या होता है कि हम इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना, किसी चीज़ को डिसइंटीग्रेट करने का मतलब होता है किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करना, तोड़ना, उसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेट, और ये मेथड होगा आपका डिसइंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। अब बेटा इसके अंदर भी हमारा मेथड है, तो इसका हम करेंगे, इसके है आपका इलेक्ट्रो इंट्रीगेशन मेथड। राइट स्टूडेंट्स, कौन सा है आपका, इलेक्ट्रो इंट्रीगेशन मेथड, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रो इंट्रीगेशन मेथड में क्या होगा स्टूडेंट्स कि इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में उन मॉलिक्यूल्स को, उनको इंट्रीगेट करेंगे, आयंस में तोड़ेंगे उसको, ठीक है। इंट्रीगेशन का मतलब होता है उसको आयंस में तोड़ना, ब्रेक करना, किसकी, इलेक्ट्रो मतलब लाइट की उपस्थिति से। तो इस मेथड में भी आपका है इलेक्ट्रो इंट्रीगेशन मेथड, ठीक है बेटा। और इलेक्ट्रो इंट्रीगेशन मेथड में भी एक आपका इसका मेथड है व्रीडिंग आर्क मेथड, ठीक है बेटा, व्रीडिंग आर्च मेथड। अब देखो स्टूडेंट्स, सिंपल इज डैट, व्रीडिंग आर्क मेथड, ये व्रीडिंग आर्क बेटा ये नाम इंग्लिश में भी यही है, हिंदी में भी यही है, तो दोनों में सेम नाम रहेगा, व्रीडिंग आर्क मेथड। ये मेथड क्या था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है इस मेथड में। सबसे पहले इस मेथड में हमें क्या देखना है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम बेटा PT, AU एंड AG, ठीक है, प्लैटिनम, गोल्ड एंड आपका सिल्वर, हम इन तीनों मेटल्स के कोलाइड विलेन बना सकते हैं। इन तीनों मेटल्स के हम सॉल्यूशन बना सकते हैं, इनके सॉल्ट बना सकते हैं, और इसे हम इनके क्या कहते हैं, कोलाइडी विलेन। तो बेटा हमें इस ब्रीडिंग आर्क मेथड होता क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। तो ब्रीडिंग आर्क मेथड में बेटा हम क्या करेंगे, हमें जिस मेटल्स का, ठीक है बेटा, जिस मेटल्स का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होगा, ठीक है,
उसी मेटल्स के हम लोग क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड लेंगे। राइट स्टूडेंट्स, क्या लेंगे इसमें हम, इलेक्ट्रोड लेंगे। तो इलेक्ट्रोड में हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, इसमें एक बेटा आपका होगा कंटेनर, ठीक है, इसे नाम से है ब्रीडिंग आर्क मेथड। तो इसमें हम क्या लेंगे बेटा, एक हमारा ये हमारे पास ये कंटेनर है बेटा, ठीक। इसमें बेटा हमने क्या इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है बेटा, ये बेटा दो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, राइट बेटा। यहाँ बेटा इसमें क्या प्रेजेंट है, ये वाटर, ठीक है बेटा, ये आपका वाटर हो गया, ठीक, ये वाटर है, ठीक। वाटर यहाँ पे किसका वर्क कर रहा है, वाटर आपका वर्क कर रहा है डिस्पर्जन मीडियम का, क्या। अब बेटा इसके बाहर भी हमने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, इसके बाहर भी क्या है हमारा, इसके बाहर भी एक कंटेनर है दूसरा वाला, ठीक है बेटा। इसमें आपका है आइस, ठीक है बेटा, क्या है इसमें आपका आइस है, ये मैंने बर्फ़ के टुकड़े यहाँ पे लगा दिए हैं बेटा, राइट स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे क्या है आपका आइस है, ठीक है, ये आइस हो गया, ठीक। ये अंदर क्या है बेटा, इसमें वाटर है, ठीक, ये वाटर है, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ये हमारा क्या है, अंदर हमारे ये आइस है, इस वाले कंटेनर में क्या है हमारे बर्फ आइस, जो इसके अंदर दूसरा कंटेनर है उसमें क्या है हमारा वाटर। वाटर बेटे यहाँ पे कैसा वर्क कर रहा है आपका, डिस्पर्जन मीडियम का वर्क कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स, किसका वर्क कर रहा है, डिस्पर्जन मीडियम का वर्क, ओके स्टूडेंट्स। देखिए अब बेटा हमें सपोज डैट हमें जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, उसी मेटल्स के हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं। सपोज बेटा हमने गोल्ड का हम लोगों को कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें गोल्ड के ही इलेक्ट्रोड यहाँ पर लेते हैं। तो बेटा ये गोल्ड के इलेक्ट्रोड है, एक ये वाला हो गया आपका इलेक्ट्रोड, ये वाला हो गया, ठीक है, ये किसके इलेक्ट्रोड है आपके, गोल्ड, Au, ठीक है बेटा। इसको हमने क्या माना, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है, ठीक है बेटा, ये एनोड का वर्क करेगा, ये कैथोड का वर्क करेगा, ठीक। अब बेटा क्या करेंगे, इसमें ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमने इसमें इलेक्ट्रोड लिए उसी मेटल्स के जिस मेटल्स का हमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, और इसमें एक एनोड का वर्क करेगा, एक कैथोड का वर्क करेगा, इस पे पॉजिटिव होगा एनोड पर, कैथोड पे नेगेटिव होगा। बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम हाई पावर की हम इसको हाई पावर की इससे बैटरी से कैसे मतलब कनेक्ट करेंगे। तो हाई पावर के वोल्टेज आप इसको दोगे, हाई पावर का कनेक्ट करोगे वोल्टेज से, तो बेटा इसमें एक आपका ब्रीडिंग आर्क क्रिएट होगा, ठीक है, क्या एक आर्क एक विद्युत क्रिएट होगी, एक लाइट क्रिएट होगी, स्पार्किंग होगी दोनों में। जब आपने क्या करा, आपने इस एनोड और कैथोड को आपने इसे हाई कैलोरी की आपने किसी बैटरी से किसी वोल्टेज से इसे कनेक्ट किया। जैसे इसमें लाइट पास हुई बेटा, लाइट पास होने पर क्या हुआ कि इसमें आपका इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक स्पार्किंग क्रिएट हुई, एक आर्क क्रिएट हुआ। तो उस आर्क के क्रिएट होने से बेटा जो आपके इसके मेटल्स के इलेक्ट्रोड मेटल्स है गोल्ड, वो पार्टिकल्स में टूटकर आपका यहाँ आ गया नीचे, ठीक है, पार्टिकल्स में टूटकर नीचे आ गया। और फाइनली होता क्या है, ज़्यादा हीट होने पर क्या होगा, वो यहाँ पर टूट कर आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जब वो यहाँ पर टूट कर आ जाएगा तो बेटा उसमें क्या होगा कि वो आपका टेम्परेचर हाई होने पर वो आपका वेपर में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। भाई जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो जो गोल्ड के पार्टिकल्स होंगे वो आपके क्या होंगे, आपके वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उसको वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देने के लिए हमने यहाँ इसके नीचे क्या रखा बेटा, बर्फ़ के टुकड़े लगा दिए। यहाँ पे क्या लगा दिए, बर्फ़ के टुकड़े। ये बर्फ़ के टुकड़े का क्या रोल है बेटा, जैसे ही इसकी पावर ज़्यादा होगी, इसमें ऊष्मा ज़्यादा होगी, तो वो पार्टिकल्स आपके मतलब इससे यहीं पर आ जाएंगे, इस वाले आपके वाटर में आ जाएंगे, मतलब आपके कंडेंस होकर ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मतलब नॉर्मली हमें पता है कि जब इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो हम लोगों को ये नहीं पता होता कि जो यहाँ पर हमने दूसरा कंटेनर लिया है और जिसमें हमने यहाँ पर आइस के टुकड़े लिए हैं, बर्फ़ के टुकड़े लिए हैं, वो हम यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं जब हम इसमें लाइट पास करेंगे, इसमें करंट पास होगा, तो करंट पास होने पर इन दोनों के बीच में क्या होगा बेटा, एक स्पार्किंग, एक आपकी आर्क क्रिएट होगी, जिसके क्रिएट होने से जो इसके गोल्ड के पार्टिकल
पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, वो पहले तो नीचे आएंगे वाटर में, फिर नीचे आने के बाद फिर क्या होगा बेटा, जैसे हम इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसमें ऊष्मा ज़्यादा क्रिएट होगी, तो वो आपके क्या होगा बेटा, आपके वो ऊपर के लिए आपके क्या हो जाएंगे, वेपराइज हो जाएंगे। तो ऊपर के लिए वेपराइज हो जाएंगे तो हमें गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। जब गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो फिर इस मेथड का फायदा ही क्या हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसलिए दूसरे कंटेनर में यहाँ पे बेटा क्या लेते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं बर्फ, आइस के टुकड़े लेते हैं। ये बर्फ क्या करता है बेटा, बर्फ इसकी ऊष्मा को नीचे से क्या करता है, बैलेंस रखता है। अगर ज़्यादा ऊष्मा हो भी जाती है बेटा तो ये क्या होते हैं, पार्टिकल्स आपके वेपराइज नहीं होते, वो फाइनली यहाँ से टूटकर इस वाटर में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब वो फाइनली गोल्ड के पार्टिकल्स टूटकर इस वाटर में आ जाएंगे, ऊपर वेपराइज नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि नीचे हमने इसके यहाँ पर आइस के टुकड़े लगा रखे हैं, वो इसको वेपराइज नहीं होने देंगे। जैसे ही ज़्यादा हीट होगी तो इसको क्या करेंगे, इसको नीचे से बर्फ का टुकड़ा लगा होगा बेटा, वो इसको रोक लेगा। फाइनली क्या होगा, ये आपके वेपराइज नहीं होंगे और फाइनली ये गोल्ड के पार्टिकल आपके इस वाटर में आ जाएंगे। ठीक है, अब बेटा बात आती है कि गोल्ड के पार्टिकल में इसमें आ गए, लेकिन फिर आपस में ये जो एयू पार्टिकल है, ये एयू के गोल्ड के, तो हम इसमें क्या मिलाते हैं, हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं KOH। क्यों मिलाते हैं, क्योंकि अगर हम AOH नहीं मिलाएंगे तो बेटा ये एयू क्या होगा, ये एयू दोनों पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे और पास पास आके इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, इकट्ठे हो जाएंगे और एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेंगे। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है, हमें इनको अलग अलग रखना है, क्योंकि हमें बनाने हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग होते हैं ना, तो हमें पार्टिकल को अलग अलग रखना है। तो अलग अलग रखने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम एक मिलाएंगे इलेक्ट्रोलाइट जो हमारा होगा KOH। ठीक है, हम इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट KOH क्यों मिलाएंगे, इसका भी रीज़न है। ये क्या रीज़न है कि हम इसमें KOH इलेक्ट्रोलाइट इसलिए मिलाएंगे ताकि जो AU के पार्टिकल्स हैं वो आपके इकट्ठे होकर पास पास नहीं आए, उनका एग्रीगेशन नहीं हो, वो इकट्ठे नहीं हो। अगर वो इकट्ठे हो जाएंगे तो बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनाएंगे, फिर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा। तो इन AU पार्टिकल्स को पास पास नहीं आने देने के लिए हम इसमें मिलाते हैं KOH, जो कि एक वर्क करता है विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट का। आपको पता है K में प्लस होता है, OH में नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव आयन क्या करता है पता है, ये AU के चारों तरफ नेगेटिव 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 इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, दूसरे AU के चारों तरफ भी क्या नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठा हो जाएगा। और आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है, क्योंकि सेम चार्ज है। आपने पता है, आपने पढ़ रखा है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि जो OH का नेगेटिव चार्ज है वो गोल्ड के पार्टिकल्स के चारों तरफ आप इकट्ठा हो जाएगा, इसके भी इकट्ठा हो जाएगा, तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे फाइनली तो AU के पार्टिकल आपके दूर दूर रहेंगे। ठीक है, दूर दूर रहेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे गोल्ड हो, कोई भी मेटल हो, गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर कोई मेटल हो, हमें उसका कोलाइडल सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। तो बेटा ये तो था हमारा ब्रीडिंग आर्क मेथड। तो सिंपल इज डैट, इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इस मेथड में हमें जिस मेटल्स का, जिस धातु का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होता है, उसी मेटल्स के हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड आपका एनोड का वर्क करता है, एक कैथोड का वर्क करता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और इनको हम दोनों इलेक्ट्रोड को एक कंटेनर में रखते हैं। उस कंटेनर में बेटा आपका वाटर होता है, और वाटर यहाँ पे किसका वर्क करता है, डिस्पर्जन मीडियम का, और उसके नीचे एक दूसरा कंटेनर होता है, उसमें हम लेते हैं आइस के टुकड़े। ठीक है, जैसे इसमें हम विद्युत पास करते हैं, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में एक आर्क क्रिएट होता है। उस आर्क के क्रिएट होने से जो आपके गोल्ड के पार्टिकल्स होते हैं वो बेटा आपके टूट कर नीचे आने लगते हैं इस वाटर में। फिर एक टेम्परेचर ज़्यादा होने पर क्या होता है, वो वेपर में कन्वर्ट होने लगते हैं। उनको रोकने के लिए नीचे हम आइस के टुकड़े यूज़ करते हैं, वो आइस के टुकड़े इनको वेपर में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं, फिर आपके वो वाटर के अंदर ही रहते हैं। फिर इन दोनों AU पार्टिकल्स को पास पास नहीं आने देने के लिए हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य KOH मिलाते हैं। वो KOH क्या करता है, इन AU के पार्टिकल्स को पास पास नहीं आने देता है, इनका एग्रीगेशन नहीं होने देता है, और फाइनली आपका होता क्या है, फाइनली ये पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं, और हम लोगों को इस मेथड में क्या मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो बेटा ये तो हमारा था ब्रीडिंग आर्क मेथड,
किसका, कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ब्रीडिंग आर्क मेथड क्या है कोलाइडल सॉल्यूशंस का, तो आप उसको इजीली ऐसे डायग्राम बना के इसको अपनी लैंग्वेज में जैसे मैंने आपको बताया है वैसे वैसे एक्सप्लेन करके कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तो हमारा था ब्रीडिंग आर्क मेथड। इस मेथड में हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना सीख लिया, ठीक है। अब बेटा इसके बाद हमारा दूसरा मेथड है पेप्टाइजेशन, ठीक है बेटा। तो पेप्टाइजेशन मेथड क्या होता है वो भी हम पढ़ लेते हैं इसमें, ठीक है। तो पेप्टाइजेशन मेथड बहुत इजी है, उसमें कुछ भी नहीं करना हम लोगों को, वो बिल्कुल बच्चों वाला है आपका। उसमें थोड़ा सा बस एक लाइन याद रखनी है कि पेप्टाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम पेप्टाइजेशन में क्या करेंगे कि हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लेंगे, ठीक है। पीपीटी क्या होता है आपका, अभिक्षेप कहते हैं इसको बेटा, किसमें, हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग उसको पीपीटी कहते हैं। तो स्टूडेंट हमें क्या देखा हमने यहाँ पे, तो हमारा नेक्स्ट बेटा मेथड है इसमें पेप्टाइजेशन, ठीक है। पेप्टाइजेशन मेथड है, ठीक है। ये आपको बेटा इसको बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस, संघनन विधि बोलते हैं इसको। संघनन विधि में आपका आता है पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो नॉर्मल हम पेप्टाइजेशन देख लेते हैं मेथड कैसे, इसे हम कैसे बनाएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड कैसे बनेंगे। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक ताज़ा बना हुआ अवक्षेप यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी प्लस क्या लेते हैं हम इसमें, वाटर लेते हैं बेटा, ठीक है। वाटर लिया और हमने इसमें प्लस क्या लिया बेटा, इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट बेटा क्या होता है आपका, विद्युत अपघट्य। ये KOH, ये NaCl कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है बेटा, AgNO3। तो हमने यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी, सपोज डेट बेटा ये क्या है हमारी, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है जो लैब में होती है नॉर्मली। इस टेस्ट ट्यूब में बेटा हमने क्या डाला, ये आपने पीपीटी डाला इसमें, राइट, प्लस आपने इसमें वाटर डाला, प्लस आपने इसमें क्या लिया बेटा, इलेक्ट्रोलाइट लिया, कोई भी विद्युत अपघट्य हो सकता है। इन तीनों को आपने टेस्ट ट्यूब में लिया और इसको अच्छे से शेक किया, खूब अच्छे से शेक किया, खूब मिलाया, इसको मिक्स किया, शेक किया। तो बेटा आपका इसमें क्या बन गया, इसमें बेटा आपका बन गया एक कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे सिंपल मेथड है बेटा ये, इस मेथड में कुछ नहीं होता। तो बेटा ये क्या बन गया आपका, कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इस मेथड में क्या करेंगे बेटा, पेप्टाइजेशन मेथड एक ऐसा मेथड है, इसमें हम क्या करते हैं, एक इसमें हम एक ताज़ा बना अवक्षेप या फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी उसको लेते हैं, उसके साथ में H2O वाटर लेते हैं और उसके साथ में हम एक लेते हैं विद्युत अपघट्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इन तीनों को हम लेते हैं किसमें, एक टेस्ट ट्यूब जो आपकी लैब में होती है टेस्ट ट्यूब, उसमें लेते हैं और तीनों को लेकर इसको अच्छे से हम क्या करते हैं, शेक करते हैं, खूब मिलाते हैं। अच्छे से आप इसे मिलाओगे बेटा तो आपकी क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी हो जाएगी कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्मेशन। तो सबसे इजी मेथड है बेटा। तो बेटा यहाँ पे जो आपका है इलेक्ट्रोलाइट, ये मतलब इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में विद्युत अपघट्य, और बेटा ये क्या है, ताज़ा बना अवक्षेप, ठीक है बेटा। प्लस ये क्या है आपका वाटर, सब जानते हो आप इसको, और प्लस बेटा ये क्या है, विद्युत अपघट्य, ठीक है बेटा। ये क्या है, विद्युत अपघट्य। सबसे इजी है बेटा ये मेथड, सबसे इजी है पेप्टाइजेशन, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, पेप्टाइजेशन के बाद हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे इसका कि हम कौन कौन सी एग्जाम्पल ले सकते हैं इस मेथड में, तो वो भी देखते हैं। सपोज डेट बेटा मैंने एक मेटल से मेरी आयरन, ठीक है, मैंने आयरन का बना फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्या लिया, पीपीटी लिया, राइट स्टूडेंट। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे FeOH का होल थ्राइस, ये हमारा क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, ये आयरन का हाइड्रोक्साइड है, ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका पीपीटी है, राइट स्टूडेंट्स। प्लस बेटा इसमें हमने क्या लिया, वाटर लिया, राइट। और बेटा हमने एक ऐसा विद्युत अपघट्य लिया कि उस विद्युत अपघट्य में भी ये वाला आयरन कॉमन हो। सपोज डेट हमने लिया FeCl3, राइट स्टूडेंट्स। तो बेटा देखो इसमें भी Fe आयन है, इसमें भी Fe आयन है, मतलब हम ऐसा विद्युत अपघट्य लेते हैं जिसमें जो आयन होगा वो इस अवक्षेप के आयन में पीपीटी में कॉमन होगा, दोनों में एक जैसा आयन होगा। अब बेटा हमने इन तीनों को लिया तो बेटा हमारा क्या बन गया, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया, राइट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमने सपोज लिया बेटा AgCl, ठीक, हमने लिया वाटर, हमने क्या लिया नेक्स्ट इसमें AgNO3,
अब देखो बेटा, यहाँ AgCl है तो हमने इससे मिलता जुलता दूसरा क्या लिया, इसका विद्युत अपघट्य AgNO3। दोनों में Ag आयन कॉमन है, इसका मतलब ये विद्युत अपघट्य ऐसा विद्युत अपघट्य है जिसका Ag आयन इस वाले फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी में आपका कॉमन है और वाटर लिया, तो बेटा ये इसका बन गया आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। राइट स्टूडेंट्स, अब बेटा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम AgCl की जगह हम AgI लेते हैं यहाँ पर, ठीक, वाटर। और जब मैंने यहाँ बेटा AgI लिया तो मैं यहाँ पे ये भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे KI भी ले सकती हूँ, ये भी एक विद्युत अपघट्य है। तो इसमें बेटा आयोडीन कॉमन है, इसमें भी आयोडीन कॉमन है, ये वाला विद्युत अपघट्य इसमें आयोडीन हो गई, इसमें AgI में I कॉमन हो गई, तो ये बेटा मिलकर क्या बनाएंगे आपका कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम अब देखो इसमें यहाँ पर जो KI है या इसमें जो FeCl3 है, जो इसमें हम विद्युत अपघट्य यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे ऐसे वर्क करेगा किसका, पेप्टिक कारक का। पेप्टाइजेशन विधि में जो आपका है पेप्टिक कारक क्या कहलाएंगे, वो आपके FeCl3 और KI, ठीक है, क्योंकि वो आपके इस फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली इस मेथड में क्या देखते हैं, सिंपल से एक बार रिवाइज करते हैं। पहले इस मेथड में हम क्या करते हैं, एक ताज़ा बना अभिक्षेप या फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT लेते हैं और वाटर लेते हैं, और जो हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT है उसमें जो आयन प्रेजेंट होता है उसी आयन से मिलता हुआ हम दूसरा एक क्या लेते हैं, विद्युत अपघट्य, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं इसको। तो इसमें अगर जो हम यहाँ पे PPT लेंगे तो वो आयन जिसमें होगा वही आयन उसमें होना चाहिए। यहाँ पर ये बात बेटा ध्यान रखनी है, इस बात को अच्छे से याद करना है कि जो हम यहाँ विद्युत अपघट्य लेंगे तो उसमें जो आयन होगा वही आयन कॉमन इस PPT में होगा। देखो यहाँ भी AgI में तो I, दोनों में से कोई आयन कॉमन हो सकता है, चाहे वो प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, मतलब ये वाला भी हो सकता है कॉमन, ये वाला भी हो सकता है। अब देखो इस वाले में ये वाला आयन कॉमन है, इस वाले में ये वाला आयन कॉमन है, तो यहाँ पर ये किसका वर्क करता है बेटा, यहाँ पे ये करता है पेप्टिक कारक का काम, कोई पेप्टाइजेशन करा रहा है। तो बेटा इसमें क्या बनता है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है, और इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं पेप्टाइजेशन मेथड, ठीक है बेटा। तो ये तो बेटा हमारा सेकंड मेथड हो गया, पेप्टाइजेशन मेथड ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है कि हमने कोलाइडल सॉल्यूशन तो बना लिए, तैयार कर लिए। अब बेटा इसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज़ होंगी, कुछ ना कुछ तो इसमें अशुद्धियाँ होंगी, तो उस इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धियों को रिमूव करने के लिए हम इसका पढ़ते हैं प्यूरिफिकेशन, इसको हम करेंगे प्यूरिफाई। तो अगला हमारा जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन में इसको प्यूरिफाई करेंगे, और बेटा हम इसमें प्यूरिफाई करने के इसके दो मेथड्स पढ़ेंगे। एक तो बेटा आपका है डायलिसिस और दूसरा आपका है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है बेटा। तो इन दोनों मेथड्स को पढ़ेंगे, देन हमारा इसका प्यूरिफिकेशन भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, इसको हम प्यूरिफाई करते हैं इजीली। ये भी दोनों मेथड बहुत इजी इंटरेस्टिंग है, ये आपको यूँ ही समझ में आ जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी, बहुत इजी है ये चैप्टर, पूरा बहुत इजी है बेटा, इसको समझने का चैप्टर है, इसमें कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं है, राइट। तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स में हम क्या डालेंगे इसमें बेटा, इसमें हम प्यूरिफाई करेंगे। जैसे हमने क्या करा, हमने प्रिपरेशन कर ली कोलॉइड सॉल्यूशन की, हमारा कोलॉइड सॉल्यूशन बनकर तैयार हो गया, राइट। अब उसमें कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटीज़ होंगी, कुछ ना कुछ तो उसमें अशुद्धियाँ होंगी, तो उनको रिमूव करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। तो बेटा इसमें हम एक मेथड यूज़ करेंगे, वो हमारा बेटा है पहला डायलिसिस करेंगे इसमें, ठीक है। अब देख बेटा ये मेथड बहुत इजी है बेटा, कैसे इजी है, नॉर्मली आपने अपने घर में भी देखा होगा, नॉर्मली हम लोग किचन में काम करते हैं, ठीक है बेटा। किचन में हमने काम करते पर नोटिस किया है, जब हमें किसी चीज़ को छानना होता है ना, तो या तो हम उसके लिए छलनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग छलनी का यूज़ नहीं करते, एक नॉर्मल कॉटन का कपड़ा लेते हैं, ठीक है। हमें कोई सॉल्यूशन, उससे हमें क्या करना है, हमें जैसे कि हम छेना बनाते हैं, ठीक है, हम जब घर में दूध से छेना बनाते हैं तो हमें छेना बनाना होता है, तो छेने को हम क्या करते हैं, एक कॉटन का कपड़ा लेते हैं, एक हम बड़ा कंटेनर लेते हैं, उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा रखते हैं और उस पर हम उस छेने को डालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो होता क्या है, वो छेना जो होता है वो ऊपर रहता है कपड़े के, और उसका वो लिक्विड होता है पानी, वो नीचे से मतलब नीचे आपके कंटेनर में आ जाता है। तो वो मेथड क्या है बेटा, वो वही तो ये डायलिसिस है। डायलिसिस में होता क्या है बेटा, इसमें हम एक पार्चमेंट पेपर लेते हैं, ठीक है।
तो अब जहाँ पर ये कॉटन का जो कपड़ा लिया है आपने, वो कैसा वर्क कर रहा है, वो वर्क कर रहा है एज ए पार्चमेंट पेपर की तरह, राइट स्टूडेंट। तो पार्चमेंट पेपर की तरह, क्योंकि आपने जो छेना था, छेना बनाने के लिए आपने जो मटेरियल था आपके पास, आपने उस कपड़े के ऊपर डाला, तो कपड़े ने क्या किया, छेने को तो अपने आप में से नहीं जाने दिया, लेकिन जो लिक्विड था उसका पतला पतला वो नीचे कंटेनर में आ गया। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको बांध कर उसको टांग देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो सेम कंडीशन बेटा, सेम वही मेथड यहाँ पे ये है डायलिसिस का। इसमें बेटा हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा बना हुआ कोलाइड सॉल्यूशन होगा बेटा, तो उसको हम क्या करेंगे, एक हम यहाँ पर बैग लेते हैं, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, पार्चमेंट झिल्ली का बना हुआ एक हमारा क्या होगा, कपड़ा होगा। ये मान लो पार्चमेंट झिल्ली है आपके पास, ठीक है, आपने उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन को डाला। जब उसने आपको डाला तो उस झिल्ली ने क्या करने दिया कि कोलाइडल, मतलब वो झिल्ली ऐसी होनी चाहिए, और आपको पता है पार्चमेंट झिल्ली क्या करती है, वो कोलाइडल के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं थोड़े, तो उनको उसमें से नहीं जाने देती, लेकिन जो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको उसमें से जाने देती है। तो होता क्या है बेटा, जब हम कोई बना हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं और किसी पार्चमेंट झिल्ली में से उसे पास करते हैं, तो जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं आपके, वो तो झिल्ली में ऊपर रह जाते हैं, और जो नीचे होता है, नीचे उसकी अशुद्धियाँ, गंदगी निकल जाती हैं। तो बेटा इसी विधि को हम कहते हैं डायलिसिस। समझ में आ गया। तो नॉर्मल हमने क्या देखा बेटा इसका, जैसे कि हमने, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है बेटा, ये हमारे पास कंटेनर है, आपको पता है। सपोज दैट बेटा हमने यहाँ पे ये कपड़ा लिया, ठीक है, ये हमारा कपड़ा है, ठीक है बेटा। अब बेटा हमने क्या किया, इस कपड़े में से हम नॉर्मली घर पे ये तो करते हैं, नॉर्मली हमें कोई चीज़ छाननी होती है तो हम क्या करते हैं, नीचे कंटेनर लेते हैं, ठीक है बेटा, नीचे हमने कंटेनर लिया, ठीक है। तो ये हमारा बेटा कपड़ा हो गया, ये कपड़ा किसका हो गया, हमारा कॉटन का, ठीक है, ये कपड़ा हो गया हमारा कॉटन का, ये पूरा हमने इसके ऊपर बिछा दिया है कपड़ा कॉटन का, ठीक है। अब बेटा हमें इसमें कोई सॉल्यूशन डालना है, सपोज हमने इसमें कोई सॉल्यूशन डाला, ठीक है, ये सॉल्यूशन मान लो कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है बेटा। तो ये क्या करेगा, ये नीचे जो आपके यहाँ पतला पतला होगा, नीचे आपके क्या आ जाएंगे, ये नीचे बेटा आपकी आ गई इम्प्योरिटीज़, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, इम्प्योरिटीज़ आ गई बेटा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपकी जिनकी पार्टिकल का साइज बहुत स्मॉल था वो इस कपड़े में से नीचे आ गई इम्प्योरिटीज़, ठीक है। और जैसे कि आपका, और ये है क्या है आपका ऊपर, जो आपका मोटा मोटा था छेना जो मटेरियल था वो आपका ऊपर आ गया, यहाँ ऊपर रह गया कपड़े पर, ठीक है बेटा, ऊपर रहेगा कपड़े पर। तो ये भी एक प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस आपने क्या है, डायलिसिस तो प्रोसेस है ये। अच्छा नॉर्मली बेटा हम प्याज, हम ऑनियन जूस निकालते हैं, ठीक है, नॉर्मली कहते हैं कि हमें ऑनियन का जूस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ऑनियन को कद्दूकस करते हैं, ठीक है। अब ऑनियन को कद्दूकस करने के बाद आप उसको एक कॉटन का कपड़ा लो, ठीक है, और उस कद्दूकस किए हुए ऑनियन को उस कपड़े पर डाल दो और फिर उसको निचोड़ दो, तो आप क्या देखोगे, जो उसका जूस होगा, रस होगा, वो तो नीचे आ जाएगा आपको कंटेनर में, और जो प्याज थी आपकी वो आपके ऊपर रह जाएगी। तो सेम हेयर, सेम बेटा, सेम मेथड ही है आपका ये डायलिसिस। इसमें हम ऐसे ही प्यूरिफाई करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशंस को। ओके, क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास बना हुआ कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम पार्चमेंट झिल्ली में मतलब पास करेंगे। तो पार्चमेंट झिल्ली क्या करेगी, वो कोलाइडल पार्टिकल्स को नहीं जाने देगी, और जो उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होंगी आपकी, मतलब उनका साइज छोटा होगा, उनको अपने आप में से अंदर ऐसे निकाल देगी। तो आपका जो कोलाइडल पार्टिकल होंगे वो आपके पार्चमेंट झिल्ली के ऊपर रह जाएंगे, और जो इम्प्योरिटीज होंगे बेटा आपकी नीचे आ जाएंगी। फिर बेटा हम इस विधि में क्या करेंगे, ये विधि हमारी क्या कहलाती है, डायलिसिस विधि। फिर हम इस विधि में क्या करेंगे बेटा, एक हम इस पार्चमेंट झिल्ली का बना हुआ क्या लेंगे, एक हम बैग लेंगे, ठीक है, ये हमारा पार्चमेंट झिल्ली का बना हुआ एक बैग है। इसमें बेटा क्या भरा हुआ है हमारा, इसमें भरा हुआ है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो इसमें हमारा क्या बना है, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन। अब बेटा क्या करेंगे, इसको हम इस टाइप के कंटेनर में रखेंगे बेटा, कि हाँ एक तरफ से बेटा यहाँ पे आपका पानी आ रहा होगा, इसमें एक तरफ से वाटर जा रहा है इसमें, ठीक है, और एक तरफ से बेटा इसमें क्या हो रहा है, वाटर आपका निकल रहा है, ये निकल रहा है बेटा, ठीक है। तो हमने इसमें बेटा क्या किया, इसको हमने टांग दिया किसी पर, ठीक है, हमने इसको किसी पर टांग दिया, ये हमने यहाँ पर टांग रखा है इसको, इस बैग को, ठीक है। तो बेटा हम इसकी अब इस विधि में हम क्या करेंगे, हम इस विधि में देखेंगे, हम बताएंगे कि हम पार्चमेंट झिल्ली के बने हुए बैग में, ये हमारा बैग है, इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम एक कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं जो हमने लिया है, फिर इसको हमने टांग दिया है किसी चीज़ से, फिर इसका हमने इसको बड़े से कंटेनर में रखा है। उस कंटेनर में एक तरफ से बेटा पानी इसमें जा रहा है, एक तरफ से पानी इसमें निकल रहा है, ठीक है, वाटर यहाँ से इन हो रहा है, वाटर यहाँ से इन हो रहा है,
और बेटा वाटर यहाँ से आपका क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, ठीक है। जैसे वाटर इसमें इन होगा बेटा, तो पार्चमेंट झिल्ली में से वाटर क्या करेगा, इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जो अशुद्धियाँ होंगी, और आपको पता है पार्चमेंट झिल्ली का वर्क क्या है, पार्चमेंट झिल्ली कोरोइडल पार्टिकल को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि कोरोइडल पार्टिकल का साइज बड़ा होता है और जो इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती है उनका साइज छोटा होता है, उनको अपने अंदर से बाहर निकल जाने देती है। तो बेटा ये पार्चमेंट झिल्ली क्या करेगी, जो ये बैग बना हुआ है ये वाटर के अंदर जाने पर ये अपने अंदर से यहाँ से इम्प्योरिटीज को जाने देगी, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा बेटा, वाटर अंदर जाएगा, वाटर इम्प्योरिटीज़ के साथ यहाँ पे बाहर निकल आएगा। तो बेटा इसमें आपके बाहर क्या आ जाएंगी, इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी बेटा, क्या आ जाएंगी, वाटर आउट होगा तो वाटर के साथ में यहाँ पे क्या आएंगी, आपकी इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी। और फाइनली जो कोलोइडल पार्टिकल होंगे बेटा वो इस बैग के अंदर ही रह जाएंगे। तो वाटर यहाँ से इन हुआ, यहाँ अंदर गया, अपने साथ सारी इम्प्योरिटीज़ को, अशुद्धियों को लेकर इस झिल्ली ने निकाल दिया। इस झिल्ली ने पानी के साथ क्या निकाला बेटा, इम्प्योरिटीज़ को निकाला यहाँ पर, और निकाल के वाटर के साथ इम्प्योरिटीज़ बाहर आ गई। फाइनली अंदर क्या बचा आपका, कोलोइडल सॉल्यूशन। तो बेटा यही मेथड हमारा कहलाता है डायलिसिस मेथड। इस मेथड में हम किसी भी बने हुए कोलोइडल सॉल्यूशन को ऐसे प्यूरिफाई करते हैं। और बेटा इसको हिंदी में हम बोलते हैं अकोहन। कभी कभी बेटा इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है। तो बेटा ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ये 12th में भी है आपका और आपका बीएससी पार्ट 1 में भी है। 12th में पूरा चैप्टर फुल्ली ऐसे ही और बीएससी पार्ट दोनों में काम करता है चैप्टर, ठीक है बेटा। अब इसका बेटा नेक्स्ट हम इसके बाद एक नेक्स्ट मेथड और देखते हैं, वो भी बहुत इजी मेथड है, छोटा सा मेथड है प्यूरिफाई करने का, उसे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। वो मेथड क्या है हमारा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। बेटा नेक्स्ट हमारा हेडिंग है यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अल्ट्रा वर्ड बेटा यहाँ पे आ गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि अति सूक्ष्म, ठीक है, अति सूक्ष्म फिल्ट्रेशन। बेटा इसमें हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम ऐसा तो को नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होता है वो अपने अंदर से कोलोइडल पार्टिकल को मतलब जाने देता है, ठीक है। तो नॉर्मल फिल्टर पेपर तो हम यूज़ करेंगे, और जो अल्ट्रा होता है, अल्ट्रा क्या करता है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर हम कैसे बनाते हैं, अल्ट्रा फिल्टर पेपर जो होता है वो नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल थोड़ा हटकर होता है। वो क्या करता है, वो कोलोइडल पार्टिकल को अपने अंदर से नहीं जाने देता, रोक लेता है, और जो कोलोइडल पार्टिकल की आपकी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको जाने देता है। ऐसे हम किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन को क्या कर लेते हैं बेटा, प्यूरिफाई कर लेते हैं ईजिली, राइट स्टूडेंट। तो इस विधि में क्या करेंगे हम बेटा, इस विधि का मतलब है, इस विधि को समझ लो, इस विधि का मतलब ये होता है कि जो आपका नॉर्मल फिल्टर पेपर होगा उसके अंदर से आपके कोलोइडल पार्टिकल ईजिली निकल जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल फिल्टर पेपर को हमें क्या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है, तो हम उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए उस फिल्टर पेपर से हम उसमें जिलेटिन यूज करके, ठीक है, जिलेटिन की सहायता से हम क्या करेंगे, उसे हम बनाएंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर की तरह। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाएंगे कि उसको जब हम उस नॉर्मल फिल्टर पेपर से हट कर जब हम उसको नए उसमें मॉडिफाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसे हम बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे आपके पोर्स होंगे, वो पोर्स क्या करेंगे, वो पोर्स अपने अंदर से जो कोलोइडल सॉल्यूशन होगा उनके पार्टिकल को तो नहीं जाने देंगे, लेकिन जो आपके इम्प्योरिटीज़ के पार्टिकल्स होंगे यानी कि छोटे छोटे वो इसमें से निकल जाएंगे। तो बेटा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उससे हम बनाते हैं एक पेपर, ठीक है। तो जो हम नॉर्मल फिल्टर पेपर से हम जिलेटिन का यूज़ करके एक फ़िल्टर पेपर बनाते हैं नया, और उस फिल्टर पेपर में से हम क्या करते हैं बेटा, कोलोइडल पार्टिकल पास करते हैं। ऐसे हमने क्या किया, ये हमारा एक कंटेनर है बेटा, ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा दिया फिल्टर पेपर, ठीक है। ये अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें से आपका हमने इसमें डाला कोलोइडल सॉल्यूशन, तो हमने ये क्या करा, कोलोइडल सॉल्यूशन डाला हमने। तो बेटा क्या करेगा, ये कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, जो ये नॉन फिल्टर पेपर नहीं है, ये आपका कैसा है, उससे भी आपका थोड़ा उसके उसमें छोटे छोटे आपके स्पोर्स हैं, तो वो क्या करेगा, वो इसमें से आपके नीचे क्या आ जाएंगी, आपकी नीचे आपकी इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी इसमें, ठीक है, क्योंकि इनका साइज छोटा होगा, और ऊपर बेटा आपके क्या रह जाएंगे यहाँ पे
पार्टिकल्स रह जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें हम एक ऐसा फिल्टर पेपर लेते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं। अब वो फिल्टर पेपर क्या करता है, वो फिल्टर पेपर अपने अंदर से कोरल पार्टिकल को नहीं जाने देता, वो केवल इम्प्योरिटीज को ही जाने देता है। तो इस प्रकार के फिल्ट्रेशन को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से थोड़ा हटकर होता है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो बेटा छोटा सा इजी सा मेथड एक आपका ये भी है। इसमें हम पहले क्या लिखेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, इस मेथड में हम नॉर्मल फिल्टर पेपर का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम एक ऐसे फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं जो कि आपका जिलेटिन से मिलकर बना होता है। और उस फिल्टर पेपर में हम क्या करते हैं, कोई बना हुआ सॉल्यूशन डालते हैं कोलोइडल, और वो क्या करता है फिल्टर पेपर, वो नॉर्मली उसमें से कोलोइडल पार्टिकल को नहीं जाने देता है और उसकी इम्प्योरिटी अशुद्धियों को जाने देता है। और फाइनली हमें पार्टिकल्स कहाँ रह जाते हैं बेटा, वो पेपर्स के ऊपर रह जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। तो इस मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, इजीली कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे थे इस सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के दो मेथड्स, एक आपका डायलिसिस और एक आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इजी, इंटरेस्टिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। कभी कभी इन पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है बीएससी पार्ट में 2 मार्क्स में कि व्हाट डू यू मीन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, व्हाट डू यू मीन डायलिसिस, इन पे आप शॉर्ट नोट लिखो तो ये वहाँ भी आ सकता है। और ये आपके इसका प्यूरिफिकेशन भी हो गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा इस वीडियो में क्या कोलाइड्स की प्रिपरेशन एंड कोलाइड्स का प्यूरिफिकेशन। उसमें हमने 2 मेथड्स पढ़े थे प्रिपरेशन में, और इसमें भी हमने कितने पढ़े थे, 2 मेथड्स इसके प्यूरिफिकेशन में। तो स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी इम्पोर्टेंट है। कोलाइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इनका हमारा डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है, इनके क्या एप्लीकेशन है, वो सब कुछ पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आज हमने कोलाइड्स के बारे में प्रिपरेशन और प्यूरिफिकेशन पढ़ लिया, और कोलाइड्स की पढ़ेंगे हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, जो कि नॉर्मली आपने पढ़ा होगा शायद क्लास 9-10 में। टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, है ना, और आपका ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है आपका, ये सब पढ़ेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में, और फिर पढ़ेंगे इसके हम यूज़। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इस चैप्टर में इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें यदि आपको कोई डाउट या कोई क्वेरीज या कुछ पूछना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। होप सो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करूँगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी पोर्शन के साथ। थैंक यू। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट या क्वेरीज हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। और आप मेरी वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।